नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का संस्थापक हूँ और आज की तारीख है 15 सितंबर 2021 बुधवार। और ये मेरा वीडियो है भारत में जो राइट टू वोट है, यूनिवर्सल राइट टू वोट की हर एक व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार है, वन मैन एवरी मैन वन वोट। उसके पीछे क्या बैकग्राउंड की ये कानून बाबा साहेब आम्बेडकर जी की वजह से आया और उन्होंने यदि प्रयत्न नहीं किया होता तो शायद ये कानून आता ही नहीं। तो अंग्रेजों ने तो वोटिंग सिस्टम 1909, वैसे उससे भी पहले 1885 में इंट्रोड्यूस की थी, फिर 1909 में और फिर 1935 में, और धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता गया। 1935 में जो चुनाव हुए और उसके बाद जो हुए चुनाव, उसमें वोटरों की संख्या कुल आबादी का कुछ, वयस्क आबादी का कुछ 10-12% थी उस समय। और बाद में 1947 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तब ये बात डिसाइड करनी थी कि यूनिवर्सल वोटिंग, की हर एक आदमी को वोट देने का राइट दिया जाए या नहीं। तो उसमें बाबा साहेब आम्बेडकर की ये डिमांड थी कि राइट टू वोट होना चाहिए यूनिवर्सल और उसे फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में राष्ट्रपति बने, भारत के पहले राष्ट्रपति बने और उस समय के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, उन्होंने साफ विरोध किया कि भारत में हर एक आदमी के पास राइट टू वोट नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5-10% पॉपुलेशन के पास ही राइट टू वोट होना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना नहीं किया। उनका बहुत बड़ा योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो तो हम सब जानते हैं, भारत का एकीकरण। वरना जवाहरलाल गाजी और अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि हैदराबाद है वो भारत का हिस्सा बने। अंग्रेज तो चाहते थे कि सारे जो प्रिंसली स्टेट है वो स्वतंत्र नेशन बन जाए, इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए। लेकिन उनकी इच्छा के बावजूद भी, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक किया। लेकिन जहां तक यूनिवर्सल राइट टू वोट की बात है, उन्होंने उसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में नहीं आने दिया। ये कोई पूछेगा कि क्या सबूत है, तो आप एक सेकंड के लिए इसको पॉज कर लीजिए। ये मैंने 2 टाइनी URL बनाए हैं, babasaheb2 tinyurl.com, babasaheb1। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ये है कि वहां उन्होंने लिखा है कि while we agree to this clause, we recommend that instead of included in list of fundamental right, it should find a place in other part of the constitution। मतलब फंडामेंटल राइट में नहीं आना चाहिए। और पीछे जो भी कैलकुलेशन रहे वो अलग बात है, लेकिन इसमें बहुत सारे सांसदों का, उस समय के जो सांसद थे, उनका ये स्पष्ट मानना था, जैसे राजेंद्र प्रसाद है, राजगोपालाचारी, अनेक बहुत सारे, कि ये फंडामेंटल राइट नहीं बनाना चाहिए। जवाहरलाल गाजी भी राइट टू वोट को यूनिवर्सल नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन फिर साथ कुछ पॉलिटिकल रियलिटी थी। एक तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक स्टैंड लिया कि यदि यूनिवर्सल सफरेज नहीं होगा तो मैं इस मुद्दे को जितना हो सके उतना उछालूंगा। देखो, उनकी संख्या तो एक थी, तो संख्या को तो आराम से ओवर रूल किया जा सकता है, लेकिन यदि मुद्दा बड़े पैमाने पे उछाला जाए और वो पब्लिक में आता है तो फिर उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक कॉन्सिक्वेंसेस क्या था कि उस समय साम्यवादी पार्टी के मेंबर संविधान सभा में नहीं थे, क्योंकि उससे पहले जो चुनाव हुआ उसमें कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो गई थी, इसलिए उनके जो सांसद थे वो इलेक्ट ही नहीं हो पाए थे। लेकिन फ्रीडम फाइटर में उनकी बहुत बड़ी संख्या थी। आप काला पानी के कैदियों की लिस्ट देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा सिख मिलेंगे, जो कि कुछ अकाली दल से जुड़े हुए थे, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। उस समय काफी सारे सिख थे, वो दोनों पार्टियों से जुड़े हुए थे, अकाली भी और कम्युनिस्ट पार्टी भी। और दूसरा एक बहुत बड़ा लिस्ट आपको मिलेगा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे, और उस समय कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की संख्या भी बहुत बड़ी थी। जैसे महात्मा भगत सिंह है तो वो साम्यवादी विचारधारा से जुड़े थे, और बहुत सारे कार्यकर्ता थे उस समय। और स्वतंत्रता सेनानियों भी उनकी बहुत बड़ी लिस्ट थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे और इवन मिडिल लेवल के जो नेता थे वो डेमोक्रेसी में नहीं मानते थे।
वो आर्म्ड रिवॉल्यूशन और जो जिस प्रकार की सत्ता, ये जिस प्रकार का शासन चाइना में या रूस में था, उस प्रकार का शासन ही भारत में लाना चाहते थे। लेकिन होता क्या कि यदि मान लो नया संविधान आता और उसने सिर्फ 12-15% लोगों को राइट टू वोट दिया होता, तो जवाहरलाल गांधी और दूसरे नेता ने देखा कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और वो बाकी 80-90% के पास जाके उनको विद्रोह के लिए उकसाएगी और उनको बहुत बड़ा बहाना मिल जाएगा, बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा कि देखो भाई तुमको राइट टू वोट भी नहीं दिया। तो इस तरह से बाबा अंबेडकर जी ने कहा कि भाई मैं इस मुद्दे को जितना हो सके उतना पब्लिक में ले जाऊंगा, मीडिया में ले जाऊंगा, कार्यकर्ताओं के बीच ले जाऊंगा यदि आपने सबको राइट टू वोट नहीं दिया तो। और कांग्रेस के अधिकतर लोग तो नहीं देना चाहते थे राइट टू वोट, जैसे जवाहरलाल, ये महात्मा गांधी, वो तो संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कुछ 6 महीने तक वो जीवित रहे। आप उनका कोई भी स्पीच देख लो उस 6 महीने में, कहीं भी उन्होंने यूनिवर्सल राइट टू वोट की बात नहीं की है। वो चाहो इसका यूनिवर्सल राइट टू वोट का विरोध नहीं कर सकते, इसलिए वो चाहते क्या थे कि मुद्दे को दबा दिया जाए किसी तरह से। जैसे कि आज के पॉलिटिक्स में देखो कि राइट टू रिकॉल का विरोध करना मुश्किल है, इसलिए वर्षों तक इस मुद्दे को दबाए हुए रखा। मेहनत से ये मुद्दा उछल के आया, सामने आया, तो अब धीरे धीरे इस पे किसी तरह का लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह से बाबा साहेब आंबेडकर ने एक स्टैंड ले लिया था कि इस मुद्दे को मैं मीडिया में, पब्लिक में, कार्यकर्ताओं को ले जाऊंगा। और फिर जवाहरलाल गांधी और दूसरे नेता की ये मुद्दा यदि पब्लिक में चला गया और हमने राइट टू वोट को, यूनिवर्सल राइट टू वोट को सपोर्ट नहीं किया, तो फिर साम्यवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा पूरे देश में आर्म्ड रिवोल्ट, आर्म्ड रेवोल्यूशन लाने का। और उस समय आर्म्ड रेवोल्यूशन की संभावना, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की संभावना बहुत ज्यादा थी, क्योंकि रूस भारत में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाना चाहता था, चीन भारत में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाना चाहता था, वो सब बड़े पैमाने में मदद करने को तैयार थे। और पूरी दुनिया में उस समय कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा माहौल था। और भारत में भी हजारों नहीं लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी के और उसकी विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता, वो भी आर्म रिवॉल्यूशन के लिए मौका देख रहे थे। तो ये सब के कारण इनिशिएटिव लिया बाबा साहेब आंबेडकर ने, और कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं के आधे पौने विरोध के बावजूद भी वो उनको ड्राफ्ट में डालना पड़ा। लेकिन राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया, यानी कि भविष्य में यदि उसको कमजोर करना हो तो आसान रहे। इसी तरह से राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन को भी वो फंडामेंटल राइट बनाना चाहते थे, चुनाव लड़ने का अधिकार, लेकिन उसको भी फंडामेंटल राइट नहीं होने दिया। उसका दुष्परिणाम आप देख सकते हो कि चुनाव लड़ने की प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई जा रही है। 26 पेज का फॉर्म भर दिया, ये एफिडेविट भरो, वो एफिडेविट भरो। यदि एक एफआईआर भी है तो अखबार में एडवर्टाइज देना पड़ेगा, टीवी चैनल पे एडवर्टाइज देना पड़ेगा। तो इस तरह से राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन को किसी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। राइट टू वोट क्यों नहीं दबा पाए? क्योंकि एक बार राइट टू वोट आ गया पब्लिक के पास, उसके बाद उसको हटाना मुश्किल था। तो अक्सर भारत में जो लोग, सवर्ण लोग खासकर, जो बाबा अंबेडकर जी को भला बुरा कहते हैं, भाई वो नहीं होते तो तुम्हारे पास राइट टू वोट नहीं होता। आज 2 पैसे की कीमत है तुम्हारी भारत के पॉलिटिक्स में, वो राइट टू वोट की वजह से। कि जैसे कि लॉकडाउन डाला तो क्यों गरीबों को महीने का 10-20 किलो अनाज मुफ्त के दाम दिया, फोकट के दाम दिया? क्योंकि राइट टू वोट है। राइट टू वोट नहीं होता तो लूटो 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 चालू ही रहता, और फिर वो जो गरीब है वो उनमें से कोई नक्सलवादी की ओर चला जाता, कोई इस्लाम की ओर चला जाता, कोई मिशनरी की ओर चला जाता, वो फिर पूरा अलग कहानी होती। लेकिन जो भी आज गरीब आदमी के हाथ में थोड़ा बहुत आ रहा है वो राइट टू वोट की वजह से आ रहा है। जो सोसाइटी में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट देखे पिछले 70 साल में, उसका सबसे बड़ा कारण राइट टू वोट है। यूनिवर्सल राइट टू वोट, कि हर एक आदमी के पास वोटिंग का अधिकार। 21 साल से उम्र, उस समय 21 साल की उम्र थी, जो कि बाद में 1984 में 18 साल की हुई। लेकिन हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार, ये जो भारत के कानून में आया, ये अधिकार, सत्ता आई, उसकी वजह से भारत टिक गया, पूरा बिखर नहीं गया, पूरा टूट नहीं गया। और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है कि सरकार थोड़ा बहुत नौकरियां, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की कोशिश करती है, थोड़ी बहुत एजुकेशन इंप्रूव करने की कोशिश करती है। भले नाटक हो, पर नाटक के नाम पे थोड़ा बहुत करना पड़ता है।
वो सारा जो पॉजिटिव चीजें आप देख रहे हो गवर्नमेंट में, वो यूनिवर्सल राइट टू वोट की वजह से। और वो यूनिवर्सल राइट टू वोट अंबेडकर जी की वजह से आया, अंबेडकर की वजह से रिजर्वेशन आया, जिसका मैं सपोर्टर हूं। मैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का सपोर्टर हूं, आज हूं ऐसा नहीं। मैं 10th क्लास में था, 12th क्लास में था, तब मैंने इसको डिटेल में स्टडी किया जब मैं 10th क्लास में था, और तब से मैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का समर्थक रहा हूं कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होता तो हिंदू धर्म कब का खत्म हो चुका होता, 70-80% खत्म हो चुका होता भारत में से। और बहुत सारे जो ओबीसी दलित है वो या तो नक्सलवादी में जुड़ गए होते, या तो वो ये इस्लाम में चले गए होते, या तो वो ये मिशनरी में चले गए होते। वो एक पूरा भारत का हाल ही अलग होता। तो उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं, पर उसके लिए आपको शायद वो जो रिजर्वेशन के बारे में आपको अभी स्टडी नहीं किया, इसलिए स्टडी करने के बाद समझ में आएगा। लेकिन राइट टू वोट, यूनिवर्सल राइट टू वोट का महत्व आप आंखों से देख सकते हो, और वो यूनिवर्सल राइट टू वोट है, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा था बाबा साहेब आम्बेडकर जी का। धन्यवाद।